सलाम आदाब, मेरा नाम है साइम आलम दोस्तों, और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस 10। साथ ही मैं आज आपको बताने वाला हूं असम का चुनाव, कौन पार्टी किसके साथ गठजोड़ किया है और गठबंधन में शामिल हुआ है। उसके साथ ही आपको और एक चुनाव का माहौल पश्चिम बंगाल का बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरह से होने जा रहा है और AIMIM किसके साथ गठबंधन किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि आप मेरा चैनल पब्लिक वॉइस 10 को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा साथी बनिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आपके सामने पहले मैं बात कर लेते हैं असम की। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। राज्य में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस बीच राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष का जो गठबंधन है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है, उसने एक और दल को अपने साथ जोड़ लिया है और उस दल का नाम राइजर दल है, जिसके कर्ता धर्ता अखिल गोगोई है। वो अब विपक्ष को गठबंधन में शामिल हो गए हैं और जो गौरव गोगोई है, असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने उन्हें शामिल कराया है। 11 सीटें छोड़ दी गई हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से राजद दल के लिए। बात है कि विपक्ष के खेमे में अब कौन कौन सी पार्टियां हो गई है। वाम दलों की तीनों पार्टियां पहले से, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, CPIM और CPIML, ये तीनों पहले से हैं। कांग्रेस पार्टी के तथा राइजर दल भी शामिल हो गई है। असम जातीय परिषद है। इसके साथ ही एक बड़ा गठबंधन विपक्ष का असम में तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि पिछले बार भी बड़ा गठबंधन बना था, महाजोट के नाम दिया गया था 2021 चुनाव में, और उस चुनाव में AIUDF भी शामिल थी, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। लेकिन इस बार बदरुद्दीन अजमल की पार्टी अलग लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि अजमल के साथ नहीं जाते हैं, क्योंकि पिछले बार हुआ क्या था कि अजमल के साथ आने से दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनावी माहौल ही इसी मुद्दे पर बना दिया था कि देखो देखो, कांग्रेस पार्टी कट्टरपंथी लोगों के साथ जा रही है और हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चुनाव में चला गया था। कांग्रेस पार्टी ने वो सब फिर से नहीं दोहराना चाहती है। इसीलिए 2026 वाले चुनाव में खासकर गौरव गोगोई, जिन्हें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने असम की बागडोर दी है, आप 10 साल का सत्ता वनवास ख़त्म कीजिए पार्टी का और असम में फिर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, सत्ता में लेकर आइए। और वो गौरव गोगोई बहुत ही फूंक के कदम रख रहे हैं और उन्हीं दलों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले और चुनाव में वह कहीं टक्कर दे पाए भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन का भी हाल आपको बता देते हैं। सीटों का बंटवारा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 88 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले इस गठबंधन को पहले से मजबूती है। 2016 से लगातार बीजेपी सत्ता में है। असम की इस बार भी वह सत्ता की बड़ी दावेदारी है। जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा ले जाए। असम जातीय परिषद अगर कांग्रेस के साथ है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना गठबंधन बनाया हुआ है। उसके साथ पहले से ही असम गण परिषद है। इसके साथ ही इस बार क्या क्या है, इस बार बोडल एंड पीपल्स फ्रंट, इसको भी बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया है। मतलब है कि सत्ताधारी दल भी अपना एक बड़ा गठबंधन तैयार किए हुए हैं, विपक्ष भी अपना बड़ा गठबंधन बनाए हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि गठबंधन किसका ज़्यादा कामयाब हो पाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ओपिनियन पोल्स की बात करें या अभी जो जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर बना हुआ है बीजेपी का, उससे यही लग रहा है कि बीजेपी अभी तक चुनावी बढ़त हासिल की। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रणनीति को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। खासकर से गौरव गोगोई असम पहुँचे हैं। वो ज़्यादातर दिल्ली की राजनीति करते थे अपने शुरुआती दिनों से ही, राजनीति में आने के बाद ही, लेकिन अब वो असम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखें असम में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन को, तो उससे काफ़ी मजबूत मिली है, जिसका स्तर तक गठबंधन के काफ़ी मजबूत किया गया है। पुराने कार्यकर्ता जो नाराज़ हो गए थे और बीजेपी में चले गए थे, उनको वापस लाया जा रहा है। और यह सब गौरव गोगोई बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया, बारीकी से यह सब काम कर रहे हैं और लगातार नेताओं के घरों पर भी जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं।
और उससे यह पता लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत ही गंभीरता से असम का चुनाव लड़ रही है और वक्त ओवर नहीं देना चाहती वो बीजेपी को, जैसा कि 2021 और 2016 में हो चुका है। और दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा भी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी खासकर अमित शाह का उन पर काफ़ी भरोसा है और उन्हें पूरे पूर्वोत्तर की जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए असम न सिर्फ एक ऐसा किला है जिसे बचाना ही है, बल्कि इसे बहुत ही मजबूती से बचाना है। यानी भारी बहुमत से असम को जीतना होगा, तभी उसका जो रुतबा है पार्टी में वो बरकरार रह पाएगा। जैसा कि मैं आपको कुछ देर पहले बताया था कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 चरणों में पूरा बंगाल का चुनाव समाप्त कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में AIMIM हुमायूं कबीर की पार्टी JUP के साथ गठबंधन कर ली है। अब तक के रिपोर्ट के अनुसार सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। कितना सीट में असदुद्दीन ओवैसी इस बार चुनाव 2026 का विधानसभा चुनाव कितना सीट में लड़ने जा रहे हैं, उसका अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब भी आधिकारिक बयान आ जाएगा आपके सामने सबसे पहले मेरे मंच से आपको बता दिया जाएगा। और एक झलक सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के विषय में और बंगाल चुनाव के विषय में क्या बोले हैं। उसके बाद उसके साथ ही है कि असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट है। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे और मगरबी बंगाल के असम्बली में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार AIMIM के बंगाल प्रभारी आदिल हसन को भी सुन लीजिएगा। तो बंगाल के लोगों अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी सोच समझ के ये फैसला लिया है। इस फैसले में आप हमारा साथ दीजिए, कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर कामयाबी मिलेगी और वेस्ट बंगाल के असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद होगा और मजलूमों की एक आवाज, बेबाक आवाज, जिस तरीके से बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में आपने देखा, इंशाअल्लाह वेस्ट बंगाल में भी होगा। आपसे दुआ चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं और इस फैसले को लब्बैक करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। शुक्रिया। अब देखते हैं 9 अप्रैल को असम की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। 4 मई को नतीजे आएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी या नहीं, या कांग्रेस पार्टी 10 सालों के बाद असम की सत्ता का सिरमोड़ फिर से बन पाएगी। धन्यवाद मेरे दोस्तों।